नमस्कार, मैं वसीम अख्तर। हम मौजूद हैं द लीडर हिंदी के स्टूडियो में और हमारे साथ एक ख़ास मेहमान मौजूद हैं जो इस बेल्ट में कद्दावर राजनेता रहे हैं। समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में रहे हैं आप। मुलायम सिंह यादव नेताजी के बहुत करीबी थे आप। लगातार समाजवादी पार्टी में अध्यक्ष रहे। 2-3 मौक़ों को छोड़ दें तो बरेली के ज़िलाध्यक्ष के तौर पर आप लंबे समय तक इस जिम्मेदारी को निभाते रहे हैं। कुछ मनमुटाव के बाद जब शिवपाल जी समाजवादी पार्टी से अलग हुए तो वीरपाल सिंह यादव जी भी उनके साथ चले गए थे और वह अब उनकी पार्टी में पिरसपा प्रगतिशील समाजवादी पार्टी में प्रमुख महासचिव हैं। आज हम उनसे ज़िला पंचायत चुनाव को लेकर और जो राजनीतिक गतिविधियां इस वक्त सूबे में हैं उनको लेकर विस्तार से बात करेंगे। वीरपाल जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। जिस तरह से वीरपाल जी अभी चुनाव, एक तरह से विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, उसमें बहुत कम वक्त है और ज़िला पंचायत के चुनाव को सेमीफाइनल माना जा रहा है। समाजवादी पार्टी, हमने देखा कि समाजवादी पार्टी ने अगर ज़िला पंचायत सदस्यों की बात करें तो उनके चुनाव में बढ़त हासिल कर ली थी, लेकिन उसके बावजूद जब ज़िला पंचायत अध्यक्ष के लिए अब चुनाव शुरू हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी के करीब 17 या 18 सदस्य निर्विरोध चुन लिए गए हैं। आपको क्या लगता है कि बढ़त लेने के बाद समाजवादी पार्टी बैकफुट पर क्यों चली गई? देखो, जिला पंचायत या कहो पंचायत चुनाव में समाजवादी विचारधारा के लोग सदा से चुनते आए हैं और बहुतायत में चुनते आए हैं। ये कोई नई बात नहीं है। और कोई भी सरकार रही हो, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष भी बनते थे और मेंबर भी बनते थे। इस बार चूंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का मोह भंग हो रहा है और देहात में सबसे ज़्यादा किसान है, जो मजदूर था, जो बाहर मजदूरी करने गए थे, उन्होंने जो इस कोरोना काल में परेशानी उठाई, उस वजह से लोगों का भारतीय जनता पार्टी से मोह भंग हो गया। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी का विकल्प समाजवादी पार्टी ही थी, इसलिए लोगों ने भरपूर वोट दिया और अच्छी तादाद में जिला पंचायत के मेंबर जीत के आए। राजनीति में एक तो मोह होता है, जनता की आवाज़ होती है, दूसरा मैनेजमेंट बड़ा ज़रूरी होता है। मैं समझता हूँ कि इन लोगों का थोड़ा मैनेजमेंट कमज़ोर पड़ गया और भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता के दबाव में इस तरह से ये निर्विरोध पंचायत के अध्यक्ष बनाए हैं। इसके अलावा हम तो केवल यही कहेंगे कि ये हम लोगों की, विपक्ष की मैनेजमेंट की कमी है और उन्होंने सत्ता का दुरुपयोग किया। अच्छा, अगर हम बात करें वीरपाल जी, तो चूँकि आपने भी ज़िला पंचायत अध्यक्ष चुनाव बहुत लंबे टाइम तक लड़ाया है, तो कहाँ, जैसे अगर आप इस वक्त चुनाव की मैनेजमेंट संभालते होते तो आपकी रणनीति क्या होती कि बढ़त लेने के बाद आप उस बढ़त को अध्यक्ष के पद तक कैसे ले जाते? पहले की राजनीति में और अब की राजनीति में बेसिकली 2 अंतर आए। एक तो हमने जब 95 में जिला पंचायत अध्यक्ष बनवाया, 2000 में लड़ाया, हम बहुत कम वोटों से हार गए। 2005 में फिर बनवाया, 2015 में फिर हमारा ये अध्यक्ष बना। मगर उस समय से और इस समय में एक बड़ा भारी अंतर देखने को मिल रहा है। जैसे लोग सामने पर कहते नहीं हैं, कतराते हैं, मगर हमारी आदत रही है वसीम भाई कि हम बड़ा स्पष्ट बोलते हैं। पहले पैसे का इतना चलन नहीं था। अब एक आम कार्यकर्ता तो जिला पंचायत अध्यक्ष का ख्वाब में देख ले तो अलग बात है, वो लड़ने की सोचे ना, क्योंकि मेंबरों का सौदा इस तरह से होता है जैसे हम लोग बाजार में नखासा में खड़े हैं कि भाई तुम कितने लोगे, तुम कितने लोगे। ये जो राजनीति में ये घटियापन आया है, ये प्रदूषण आया है, तो ये विकृति आई है, इसका बड़ा भारी असर है। नंबर 1 बात। देखिए, ये सिस्टम की कमी है या आप ये मानते हैं कि राजनीतिक सोच जो है लोगों की उसमें गिरावट आई? नहीं, ये राजनीतिक सोच और समाज में जो विकृति आई है, जो पैसे के प्रति लोगों का मोह बढ़ा है जी। तो अच्छा, ये तो आप निश्चित मानिए ये
नीचे से कभी कोई प्रथा नहीं चलती है, ये चलती ऊपर से ही है। जब एमएलए बिकने लगते हैं, जब बड़े बड़े नेता बिकने लगते हैं, जब दल बदलते हैं, पार्टियां बदलते हैं, पूरी पार्टी की पार्टी दूसरे दलों में चले जाती है, तो उसको देख के यहाँ नीचे भी ये विकृति आई है और इसको अभी रोक पाना संभव नहीं है। मैं तो पिछली बार भी कहा था, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब भी कहा था कि जिला पंचायत अध्यक्ष का और ब्लॉक प्रमुख का डायरेक्ट पब्लिक से चुनाव करवा दो, तभी इस विकृति का अंत होगा। वैसे इस विकृति का अंत होगा नहीं। इसमें जिस पे सबसे ज़्यादा पैसा आस्था रहती नहीं, जो दलों के लोग हैं, जो पर्चा भरने नहीं गए या जिनका पर्चा खारिज हुआ है, हम नहीं समझते हैं कि उसमें केवल सत्ता का दुरुपयोग था। उसमें जो लोग कैंडिडेट थे, निश्चित रूप से हमें तो लगता है उनकी भी खरीद फरोख्त की गई और वो जानबूझकर पर्चा भरने नहीं गए या अपने पर्चे में कोई कमी छोड़ दी जैसे प्रशासन ने खारिज कर दिया। तो ये सब पैसे का खेल हो गया है। तो सत्ता और पैसा जब दोनों चीज़ें किसी आदमी पर होती हैं, किसी दल पर होती हैं, किसी संगठन पर होती हैं, तो वो निश्चित रूप से हावी होता है। वही भारतीय जनता पार्टी हावी हुई। पहली बार हमने ये देखा है, ये इससे पहले भी हुआ है ये कि समाजवादी पार्टी, देखिए हार जीत अपनी जगह है, लेकिन कहीं भी से भी एक कोई चुनाव निर्विरोध जीतता है तो उस पार्टी का सीना चौड़ा हो जाता है। यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी ने 17 या 18 सीट निर्विरोध जीती हैं। तो कभी इससे पहले, चूँकि आपने लंबे समय से समाजवादी पार्टी की राजनीति की है, तो कभी पहले ऐसा हुआ है कि इस तरह से इतने बड़ी संख्या में निर्विरोध कैंडिडेट चुनाव जीते हों और कोई जो प्रमुख पार्टी है, जो प्रमुख विपक्षी दल है, उसके लोगों ने इतनी जगहों से 10-12 जगहों से पर्चा ही नहीं भरा? नहीं, ये ऐसा हुआ है। 2015 के चुनाव में भी जीते थे, लगभग 15 निर्विरोध हुए थे। और मैंने कहा ना कि अब जो चलन हुआ है सत्ता के दुरुपयोग का और पैसे का, ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक है। और इस देश में अब कब तक लोकतंत्र रहेगा, क्योंकि संघर्ष का मादा समाजवादियों में था, वो खत्म होता जा रहा है। और जिसमें संघर्ष का मादा नहीं होता है वो लालची हो जाता है। तो ये विकृति समाजवाद में भी आई है, समाजवादियों में भी आई है। मैं पार्टी उटी का नाम नहीं ले रहा, मगर संघर्षशील लोगों की अब कमी हो गई है। और जहाँ संघर्षशील लोगों की कमी होती है, वहाँ लोकतंत्र खत्म होने के कगार पे आ जाता है। अच्छा, जैसे संघर्ष की कमी हुई है, तो इसके लिए आप क्या, किस चीज़ को ऐसा जिम्मेदार मानते हैं? क्योंकि समाजवादियों ने, हमने भी देखा है कि सड़कों पे संघर्ष किया है। वो कभी जेल जाने से नहीं डरे हैं, वो कभी प्रशासन ने जब कभी उनकी तरफ हाथ बढ़ाया है तो उन्होंने उसका मुकाबला मजबूती के साथ किया है। आखिर अब ये गिरावट क्यों आई है? इस गिरावट के दो कारण हैं। अभी बंगाल में चुनाव हुआ, आपने उदाहरण देख लिया जी। ममता संघर्षशील है। वो संघर्षशील तब तक है जब तक वो ईमानदार है। जी। जब नेताओं के पास बहुत पैसा आ जाता है, जब वो अरबों खरबों में खेलने लगते हैं, तो फिर संघर्ष का मादा उनमें खत्म हो जाता है। इसलिए, और संघर्ष नेतृत्व करता है, संघर्ष पब्लिक नहीं करती है। जब नेतृत्व खड़ा होता है तो पब्लिक उसके पीछे खड़ी हो जाती है। इस समय हम पब्लिक की बात नहीं कह रहे, नेतृत्व किसी भी विपक्षी दल में, उत्तर प्रदेश में जितने भी विपक्षी दल हैं, किसी के नेतृत्व में संघर्ष की क्षमता हमें दिखाई नहीं दे रही है। हम प्रोग्राम ही, अगर हमारा नेतृत्व नहीं देगा तो सड़क पर जाएंगे किस प्रोग्राम से? जब ये निर्विरोध हुए, या एक जगह की घटना हमने सुना कि वहाँ पर्चा नहीं भरने दिया। कैसे नहीं भरने दिया? गोरखपुर की बात थी। कैसे नहीं भरने दिया? या तो हम जेल में होंगे या हम संघर्ष में पिटेंगे, लाठी खाएंगे, जेल में होंगे, हमारा पर्चा रोक कैसे लोगे? ये केवल संघर्ष का मादा नहीं है। एक आदमी पिटता रहे, दूसरा खड़ा होकर देखता रहे, मगर बारी उसकी भी आएगी। लेकिन जिस तरह नेतृत्व को लेकर आपने भी सवाल खड़ा किया,
और अब जिस तरह समाजवादी पार्टी ने चुनाव को लेकर आरोप लगाए कि सत्ता का दुरुपयोग करके भारतीय जनता पार्टी ने अपने कैंडिडेट को निर्विरोध बनाया है, लेकिन अब उनका ये बयान आया है समाजवादी पार्टी के जवाब में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। प्रदेश अध्यक्ष का भारतीय जनता पार्टी के स्वतंत्र देव सिंह ने ये कहा है कि जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं वो वर्क फ्रॉम होम में हैं, वो उससे बाहर निकलें तब उनसे बात की जाएगी। इससे पहले भी मैं थोड़ा सा और साफ कर दूं कि अगर आप प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर देखें तो बहुत से लोग ये सवाल खड़ा करते हैं कि जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं या बड़े नेता हैं वो ट्विटर पे तो सक्रिय हैं लेकिन सड़क पर सक्रिय नहीं दिखते। देखो, हम एक दल की बात नहीं कर रहे, हम तो जितने भी विपक्षी दल थे उनकी सबकी बात कर रहे हैं। लगभग सभी की स्थिति एक ही है। ये जो स्वतंत्र देव सिंह बयान दे रहे हैं ये सत्ता के घमंड में बयान दे रहे हैं। ऐसा कौन सा लीडर होगा जिसको जिलों की, जनपदों की, गांव की, गलियारे की खबर नहीं होगी? कार्यकर्ताओं से जो मिलता है उसे खबर होती है। संघर्ष की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक किस्सा है, आप उस समय थे बरेली में जब राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनका बरेली प्रोग्राम लगा था और इसी तरह का संघर्ष चल रहा था जैसा इस समय भारतीय जनता पार्टी कानून के खिलाफ और या घमंड में सत्ता के मद में चूर होके जो गुनाह कर रही है, जो लोगों को प्रताड़ित कर रही है, उस समय भी हुआ था। तब हमने कहा कि मुख्यमंत्री को हम जनपद में घुसने ही नहीं देंगे। हम लोगों ने झंडे दिखाए काले, हम लोग गिरफ्तार हुए और हमारे अलग अलग मोर्चों पर कार्यकर्ताओं को फिट किया। 5-6 कार्यकर्ता ऐसे थे जो मुख्यमंत्री के मंच पर पहुंचकर, उसमें कई दरोगा सस्पेंड हुए, LIU के कई दरोगा सस्पेंड हुए, मंच पर जाके काले झंडे दिखाए। तो ये संघर्ष का मादा उस समय था। मुलायम सिंह जी थे, उनका आशीर्वाद सब पर रहता था, लोगों कार्यकर्ताओं को विश्वास रहता था, संघर्ष में कूद जाते थे। जेल से और लाठी से हम लोग कभी डरते ही नहीं थे। तो वही संघर्ष का मादा पैदा करना पड़ेगा। जनपदों में अच्छे नौजवानों को लाना पड़ेगा, ईमानदार नौजवानों को लाना पड़ेगा। कभी भी जहाँ जुल्म होता है, जुल्म बर्दाश्त करने वाले लोग होते हैं वहीं जुल्म होता है। जुल्म का विरोध करने वाले जहाँ पर होते हैं वहाँ पर जुल्म नहीं होता है। लेकिन अध्यक्ष जी, एक चीज़ हमने भी देखी है इधर कि जिस तरह से पहले जून आपने बताया कि आपने किस तरह से मुख्यमंत्री का विरोध किया और लोग मंच तक पहुंच गए, लेकिन अब की परिस्थितियों में बदलाव ये आया है कि बहुत से इस तरह की चीज़ों में मुकदमे दर्ज होने लगे हैं। अगर आप तोड़ फोड़ कर रहे हैं तो संपत्ति से उसकी वसूली होने लगी है। तो एक डर ये तो पैदा नहीं हुआ है कि समाजवादी पार्टी के लोगों में कि अगर हम कुछ करेंगे तो मुकदमा दर्ज हो जाएगा? भाई, मुकदमा पहले भी दर्ज होते थे, ऐसा नहीं है। हम कितनी बार जेल गए और मुकदमे भी दर्ज हुए, सब छूटते भी हैं, सब छूटते भी हैं। एक बार जब फूलन देवी का मर्डर हुआ, हम लोग आंदोलन कर रहे थे, यहाँ कार्यकर्ताओं ने बस फूंक दी, यहीं चौराहे पे, अयूब खां चौराहे से आगे यात्रियों को उतार के बस फूंक दी। उसमें मुकदमा दर्ज हुआ, मुकदमा दर्ज हुआ, चलते रह, चूँकि ये राजनीतिक मुकदमा था। तो जब दूसरी सरकार आई वो मुकदमा वापस हो गया। तो कार्यकर्ताओं को मुकदमों से नहीं डरना चाहिए। ऐसा नहीं है, कोई जब इंसान अमर नहीं है तो कोई सरकार भी अमर नहीं हो सकती, कोई सरकार भी अमर नहीं हो सकती। सरकार जाएगी, दूसरी सरकार आएगी। तो जो राजनीतिक मुकदमे इन लोगों ने वापस नहीं लिए, सबके मुकदमे वापस हो जाए, मुकदमों से क्या डरना है। और अगर हम समाज की सेवा करने चले हैं, अगर हम राजनीति करने चले हैं, तो जेल से डरने का तो कोई सवाल ही नहीं होता। जेल से नहीं डरना चाहिए आदमी। अच्छा, जैसे एक तरफ तो ये है कि पैसा बहुत बुरी तरह से इसमें हावी हो गया है कि इस चुनाव में पैसा का इस्तेमाल करने के बाद जिला पंचायत अध्यक्ष बनवा लिए जाते हैं। अभी एक IAS अफसर हैं सूर्य प्रताप सिंह, उन्होंने ये बात कही है ट्वीट करके कि ऐसे अधिकारियों के भी नाम साफ किए जाएं, उनके स्टार घोषित किए जाएं जिन्होंने जिला पंचायत अध्यक्ष बनवाने में सत्ता पक्ष को सहयोग किया है। तो जो मशीनरी है उसका इस्तेमाल किस हद तक जो है इस चुनाव में होता है? चूँकि आपने भी देखा है, वो बड़ा है या उतना ही है? नहीं, बहुत बड़ा है। यही तो घातक है लोकतंत्र के लिए। असलियत में
जो इस समय अधिकारी है वो उसके दिमाग में पता नहीं क्यों ये आ गया है कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब अमृत तो इसने पी लिया है, अब ये जाएगी नहीं। उन अधिकारियों को ये भय होना चाहिए, ये डर होना चाहिए कि सरकार चेंज होगी तो हमारे कृत्यों की जांच होगी। दिक्कत क्या है, ये एक दिक्कत पैदा हुई कि जिन अधिकारियों ने गलत काम किया, जैसे बसपा की गवर्नमेंट आई या सपा की गवर्नमेंट आई या भाजपा की गवर्नमेंट थी पहले, उसमें जिन अधिकारियों ने गलत काम किया, जब सत्ता चेंज हुई तो वही अधिकारी अपनी तिगड़म से उस सरकार में हावी हो गए गलत काम करने के लिए। उनको दंड नहीं मिल पाया। एक नेतृत्व को ये साफ करना चाहिए, विपक्ष को ये साफ करना चाहिए कि अब की जिन अधिकारियों ने गलत किया है वो वक्त से नहीं जाएंगे, कल से रुक जाएगा अधिकारियों का प्रयोग होना, सरकार नहीं कर पाएगी। अधिकारी इंडिपेंडेंट होता है और आईएएस से तो बहुत उम्मीद होती है, आईपीएस से बहुत उम्मीद होती है। ये लोकतंत्र के लिए बड़ा खराब संदेश है कि अब आईएएस और आईपीएस भी सरकार की चापलूसी करने लगे। लेकिन ये तो जो सत्ता पक्ष होता है हमेशा उसके साथ इस तरह का माहौल नहीं, क्यों करते हैं, क्यों करते हैं? अधिकारी अधिकारी है, उन्हें आईपीएस किसी सरकार ने नहीं बना दिया, उन्हें आईएएस किसी सरकार ने नहीं बना दिया। उन्होंने मेहनत की, उन्होंने पढ़ाई की, तब वो आईएएस बना। और जब आईएएस बन गया तो उससे देश की जनता को जो उम्मीद थी उस उम्मीद पर खरे उतरो ना। तुम सरकार के लिए आईएएस नहीं, देखिए वो आईएएस बन गए लेकिन पोस्टिंग तो सरकारें ही करती है। हाँ, वो पोस्टिंग के पीछे ये है। अगर ईमानदार अफसर है तो वो चाहे उसे जिले पर रखो, चाहे उसे मुख्यालय पर रखो, चाहे उसे कलेक्टर बनाओ, चाहे उसे सचिव बनाओ, उसमें क्या फर्क पड़ता है? उसे तो तनख्वाह मिल रही है, उससे अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई होती है। तो जिले चाहते वही लोग हैं जिन्हें कुछ एक्स्ट्रा कमाना होता है। माने अब समाज में पैसा नंबर 1 हो गया है और ये समाज में विकृति हुई है। और जब समाज में विकृति होती है तो यहीं से नेता निकल के आते हैं, यहीं से अधिकारी निकल के आते हैं, यहीं से पत्रकार निकल के आते हैं, तो वो उसी समाज का विकृत चेहरा होते हैं। उन्हीं लोगों ने यहाँ विकृत किया है समाज के लिए। विपाल जी, कितना माना जा सकता है कि जिस तरह से जिला पंचायत के चुनाव को विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है, तो अगर मान लीजिए जो भी चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष में समाजवादी पार्टी हो, अगर इसमें बढ़त ले लेते हैं इस चुनाव में, तो विधानसभा चुनाव में इसका क्या फ़ायदा होगा? देखो, जिला पंचायत मेंबर के चुनाव को तो विधानसभा का सेमीफाइनल मान सकते हो, अध्यक्ष के चुनाव को कतई सेमीफाइनल नहीं माना जा सकता, क्योंकि अध्यक्ष का चुनाव जनता से नहीं हो रहा है। अध्यक्ष का चुनाव प्रतिनिधियों से हो रहा है और प्रतिनिधि क्या करते हैं ये हम पहले बता चुके हैं कि किस तरह से वोट का ट्रांसफ़र होता है, किस तरह से राजनीतिक दलों की आस्थाएं बदली जाती हैं। तो इस अध्यक्ष के चुनाव को हम विधानसभा का सेमीफाइनल नहीं मान सकते। हाँ, जिला पंचायत के मेंबरों का जो रुझान आया वो पब्लिक ने किया है, उसे सेमीफाइनल माना जा सकता है। अच्छा, जैसे अब ये हुआ कि समाजवादी पार्टी ने इसमें ज़्यादा जिला पंचायत के सदस्य जीते हैं, तो विधानसभा चुनाव में आपको क्या लगता है कि क्या सूरत होने जा रही है? वो मैंने पहले भी कहा कि एक तो मोब होता है और एक मैनेजमेंट होता है। आपने देखा होगा कि बिहार में हर आदमी यही कहता था कि वो लालू का लड़का तेजस्वी भारी बहुमत से चुनाव जीत रहा, और जहाँ वो जाता था लाखों की संख्या में भीड़ बगैर बुलाए आ जाती थी। नतीजा क्या हुआ? वो हारा। माने कभी कभी मोब पर मैनेजमेंट हावी हो जाता है। तो जो विपक्षी दल हैं उनके पक्ष में इस समय जनता है, मोब है, मगर उन्हें मैनेजमेंट भी करना पड़ेगा। जो राजनीतिक मैनेजमेंट होता है, लोगों को, रूठे हुओं को मनाना पड़ेगा, लोगों की इकट्ठा करना पड़ेगा, बड़ा दिल करना पड़ेगा। अगर मैनेजमेंट सही कर लिया
तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आएगी अब की। और अगर मैनेजमेंट में पिछड़ गए, टिकटों के वितरण में लोग पिछड़ गए, तो फिर भाई क्या हम कह सकते हैं। एक संभावना ये भी बन रही है कि छोटे दलों को एक होने की बात हो रही है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी जिसके मुखिया शिवपाल जी हैं, उनके बीच और अखिलेश यादव जी जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, जो ख़राब संबंध थे उनके बारे में खबरें आ रही हैं कि वो अच्छे हो रहे हैं। आप क्या संभावना देख रहे हैं कि क्या हो सकता है भविष्य? देखो, हम बहुत छोटे स्तर के यहाँ व्यक्ति हैं। अखिलेश बहुत बड़े लीडर हैं, शिवपाल सिंह उनके चाचा हैं। उन दोनों के बीच में क्या बात हो रही है इसकी हमें कोई जानकारी नहीं, और हमें ही नहीं, प्रदेश के किसी आदमी को, मीडिया तक को कोई जानकारी नहीं है कि उनकी बात हो रही है नहीं हो रही है। इस संबंध में मैं कुछ नहीं कह सकता। हाँ, एक बात मैं ज़रूर कह रहा हूँ कि जब जब इस तरह की सरकारें आती हैं उस समय विपक्ष को इकट्ठा होना पड़ता है। अभी पिछले दिनों इमरजेंसी की बड़ी चर्चाएं चली। मैंने भी इमरजेंसी को देखा है, हालांकि मैं वो सेनानी नहीं हूँ, लोकतंत्र सेनानी, मगर मैंने इमरजेंसी को देखा है, अपनी आंखों से देखा है। उससे कम जुल्म इस समय नहीं हो रहा। अच्छा, उतना ही जुल्म हो रहा है? उससे कम नहीं हो रहा है, ज़्यादा तो हो रहा है। जिस तरह से उस समय अधिकारी निरंकुश हो गया था, किसी भी शरीफ आदमी को उठा के बंद कर देता था, बिल्कुल वैसे ही उसी पैटर्न पे आज अधिकारी निरंकुश हो गया है। तो उस समय जब सब दल इकट्ठे हो गए तो इंदिरा जैसी ताकत को ये मानना पड़ेगा हिंदुस्तान को कि हिंदुस्तान में अब तक इंदिरा से ज़्यादा मजबूत कोई लीडर हुआ नहीं है। तो जब इंदिरा को परास्त कर सकते हैं सब लोग मिलकर, तो फिर ये बीजेपी क्या बेचती है। तो सबको इकट्ठा होना चाहिए और इकट्ठा होकर इस बड़ी बुराई को ख़त्म कर देना चाहिए। उसके बाद में छोटी मोटी बुराइयां तो अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। लेकिन एक प्रयास तो हो रहा है। जैसे हम बात करें तो यशवंत सिंह और उनके घर पर शरद पवार और तमाम लोग इकट्ठा हुए और एक कोशिश यही थी कि इस सरकार के ख़िलाफ़ या इस पार्टी के ख़िलाफ़ एक मजबूत मोर्चा खड़ा किया जा सके। तो वहाँ से कुछ ऐसा आपको उम्मीद लगती है कि ये मोर्चा खड़ा हो सकता है? नहीं, अच्छी पहल है ये। शरद पवार जी ने की, उसमें ममता को भी शामिल करें, अखिलेश जी को भी शामिल करें, शिवपाल सिंह जी को भी शामिल करें। और हम तो यहाँ तक कहते हैं कि उस मुहिम में कोई एक सीट जीतने वाला भी है, उसे भी शामिल करो, उसे भी उसका हिस्सा दे दो। जिसकी एक सीट की हैसियत है उसे एक दे दो, 4 की हैसियत है उसे 4 दे दो। मगर ये पहल तो कोई बड़ा ही करेगा ना, छोटा पहल नहीं कर सकता। जो बड़ा है, जिससे बड़ा बनाया गया है, उसका बड़ा दिल भी होना चाहिए और वो सब लोगों को इकट्ठा करे, एक टेबल पे बैठाए और ये कहे कि भाई जितना तुम्हारा पार्ट है ईमानदारी से उतना आप प्ले करो और भाजपा को पहले उखाड़ के फेंक दो, उसके बाद हम लोग छोटी मोटी बुराइयों को ख़त्म कर देंगे। ये पहल करनी चाहिए, जो बड़ा है उसे। ये थे वीरपाल जी, जिन्होंने बहुत सी ऐसी बातें बताई हैं जो भविष्य की राजनीति को लेकर कारामद हो सकती हैं। वीरपाल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे बीच, हमारे स्टूडियो में आए।